पहले मिलिए रोशनी से, देखिए क्या कर रही हैं, अपना मोबाइल उलट पुलट के देख रही हैं, दरअसल ढूंढ क्या रही हैं। रोशनी बार बार अपना मोबाइल देखती रहती हैं। कहीं कोई जॉब कंसल्टेंसी से फोन तो नहीं आया। दिन भर में ना जाने कितनी बार ईमेल भी चेक करती हैं। शायद किसी कंपनी से जॉब ऑफर आ जाए। लेकिन अफसोस, उनका एक और दिन मायूसी के साथ गुजर गया। मायूसी के साथ ही उनकी टेंशन भी बढ़ रही है। टेंशन है 8 लाख के एजुकेशन लोन की, जो उसके पापा ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के वक्त लिया था। उम्मीद थी कि किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो लोन झट से निपट जाएगा। रोशनी ने बंगलुरु से लेकर अमेरिका तक के सपने संजो लिए थे। रोशनी के चेहरे पर इस सपने के टूटने की टीस साफ दिखने लगी है। रोशनी का बीटेक पिछले साल ही पूरा हो गया, लेकिन उसे अभी तक जॉब नहीं मिली है। जब उसने एडमिशन लिया था तब कई स्टार्टअप कंपनियां कैंपस इंटरव्यू के लिए आती थीं। उसके कई सीनियर्स को मोटे पैकेज पर जॉब भी मिली थी, लेकिन रोशनी के फाइनल ईयर में किसी भी कंपनी ने कॉलेज में दस्तक ही नहीं दी। दरअसल रोशनी जैसी कहानी देश के लाखों युवाओं की है। बीते 2 दशकों से भारतीयों को खुले हाथों से नौकरियां देने वाली आईटी कंपनियों ने कोरोना के बाद से मुट्ठी भींच रखी है। देश विदेश की कई बड़ी आईटी कंपनियों ने हायरिंग बीते साल ही फ्रीज कर रखी है। यही हाल रिटेल और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स का भी है। आर्थिक मंदी से कंपनियां पहले ही फ्रेशर से मुंह मोड़ रही थी, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोड़ में खाद जैसा काम किया है। पिछले साल फ्रेशर्स की हायरिंग में 30% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2022 के मुकाबले 2023 में फ्रेशर्स के लिए कंपनियों की जॉब ओपनिंग में 20% की कमी आई है। हालत नौकरी मिलने के बाद भी अच्छे नहीं है। अब तो पक्की नौकरियों में भी कमी आ रही है। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार 30 महीने के निचले स्तर पर है। रोशनी सरकार से बजट में बेहतर भविष्य की गारंटी चाहती है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की रफ्तार में इतनी जल्दी ब्रेक लग जाने से युवा मायूस है। जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो महंगे कॉलेजों में दाखिला कौन लेगा? देश में जिस तरह नौकरियां घट रही हैं, उसे देखते हुए रोशनी सरकार से एजुकेशनल लोन में राहत और रियायत की गारंटी चाहती है। रोशनी चाहती है कि पढ़ाई की महंगाई पर लगाम लगे। प्रतिभाशाली युवाओं के सपने सिर्फ इसलिए ना टूट जाएं क्योंकि उनके माता पिता पैसों का इंतजाम नहीं कर सके। रोशनी सरकार से केंद्र और राज्य में नौकरियों के घपलों पर सख्ती की भी गारंटी चाहती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे परीक्षा से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ तय टाइमलाइन के भीतर पूरा हो सके। क्या इस चुनावी बजट में रोशनी जैसे छात्रों की उम्मीदें पूरी होंगी? चलिए, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। केवल रोशनी की नहीं, बात करते हैं ओवरऑल रोजगार के बाजार की। पिछले 1 दशक में देश में रोजगार योग्य छात्रों की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अब देश के आधे से ज्यादा छात्र रोजगार योग्य हो गए हैं, जबकि 1 दशक पहले लगभग 1/3 छात्र ही रोजगार योग्य हुआ करते थे। आर्थिक मामलों के विभाग ने अपनी समीक्षा में कहा है कि साल 2014 में देश में 33.9% छात्र रोजगार योग्य थे, लेकिन सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और कौशल विकास को जो बढ़ावा दिया गया, उसकी वजह से 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 51% से ज़्यादा निकल गया। सर, ये पढ़े कैसे जाएं आंकड़े? वो कहते हैं ना, गालिब से माजरत के साथ कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो कहते हैं कि सरकारों का है अंदाज़े बयां। सरकार बेरोजगारी की खबर को कैसे बता सकती है, आंकड़े को कैसे बता सकती है, ये वो आंकड़ा बताता है। सरकार की तरफ से कल आर्थिक समीक्षा आई जिसने बताया कि भारत में रोजगार योग्य छात्रों की संख्या जो 2014 में करीब 39% थी, वो बढ़कर अब 51.3% हो गई। इस आंकड़े को घुमाकर देखें तो भारत में इतने रोजगार योग्य बेकार हैं लोग, यानी इनके पास कोई जॉब नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से सरकार की आर्थिक समीक्षा बेकारी का सच स्वीकार नहीं कर सकती, पर बेकारी का सच तो दीवार पर लिखा हुआ है। सरकार के ही अपने तमाम एनएसएसओ के आंकड़ों में, ईपीएफओ के आंकड़ों में, तमाम अलग अलग तरीके के आंकड़ों में रखा हुआ है। सरकार की आर्थिक समीक्षा ने हिम्मत नहीं दिखाई, ये साहस नहीं दिखाया, पर वो इस सच को भी नहीं छुपा पाई कि भारत में 51% युवा जो किसी न किसी तरीके की
डिग्री या स्किल रखते हैं उनके पास काम उपलब्ध नहीं है। पर इस आंकड़े का वास्तविक पहलू ये है। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में सरकार ने दबी जुबान से जो कल आई इसमें यह भी स्वीकार किया कि हालांकि रोजगार का परिदृश्य अच्छा है, बदला है लेकिन फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कि जीएसटी आते समय और इससे पहले सरकार का 10 साल में सबसे बड़ा लक्ष्य था कि भारत में अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज किया जाएगा, इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। इस रिपोर्ट में बात मानी गई कि फॉर्मलाइजेशन सफल नहीं हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हम आपको एक इकोनॉमिका में विस्तार से बता चुके हैं और लगभग वो बात आज से 1 साल पहले हमने अपने विस्तृत विश्लेषणों में बताई थी कि भारतीय बाजार अब पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट और असंगठित क्षेत्र का बाजार बनता चला गया है। इस समीक्षा में पाया गया कि जो 53% लोग जिनके पास ऐसे असंगठित क्षेत्र के रोजगार हैं उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आप इस रिपोर्ट को भारत के पूरे रोजगार परिदृश्य के संदर्भ में या भारत में युवाओं की चुनौती के तौर पर देखें तो आपको दिखता है कि रिपोर्ट 2 बेहद खतरनाक चीजें लेकर हमारे सामने आई, हालांकि उसे लपेटकर दूसरे तरह से पेश किया गया। पहली है कि आधे से ज्यादा रोजगार योग्य युवाओं के पास रोजगार नहीं है और दूसरी जिनके पास हैं उनमें से आधे से ज्यादा के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है। इसकी रोशनी में क्या सरकार अंतरिम बजट में कुछ बड़ा कर पाएगी? रोजगार देने की तमाम कोशिशें, कंपनियों को रियायतें दी गई, पिछले सालों में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई, सब कुछ किया गया पर रोजगार बढ़ते नहीं दिखाई दिए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार के 10 साल के कार्यकाल की पूरी चमक को या कार्यकाल के पूरे दावों पर तमाम सारे सवाल उठाकर लेकर आता है। क्या अंतरिम बजट में सरकार रोजगारों को लेकर कुछ नई चीज लेकर आएगी? हमारा इंतजार है, हम देखेंगे कि उस की बजट की घोषणाएं रोजगारों की दृष्टि से किस तरफ जाती हैं।